हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री व्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बेहद शानदार टॉपिक और बहुत खुशी हो रही है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए। इसका कारण है कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, शायद इस सब्जेक्ट में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक नहीं है। यहाँ तक कि आप लोग यदि केमिकल बॉन्डिंग को बहुत प्रॉपरली पढ़ लो तो नीट एस्पिरेंट्स के 45 में से 20 to 25 क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेता हूं। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, 2019 या इससे प्रीवियस कोई भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, आप लोगों को हर साल 45 में से 20 अराउंड क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जो केमिकल बॉन्डिंग से कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। या डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग से हम बात करें तो नियरली 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता सकता हूं हर साल पेपर में। अब आप लोग कहोगे यार तो मजा आ गया, 30% आप करो एक चैप्टर। रियली ऐसा ही है, बस आप लोगों ने इस चैप्टर को कभी प्यार किया ही नहीं। तो इस चैप्टर को आज आप लोग प्यार से पढ़ना शुरू करिए, फॉलो करिए। मे बी इसमें 25 लेक्चर हो जाए, मे बी इसमें 30 लेक्चर्स हो जाए, लेकिन एक बार आप इन्वेस्ट करके देखिए इस चैप्टर में। इसके बाद आप लोग चाहे जेई मेन एस्पिरेंट हो, चाहे आप लोग जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट हो, चाहे आप लोग किसी और एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, यदि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एक बार मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया तो इसके बाद आप लोगों को ऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनऑर्गेनिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेपर में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग, तो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस सीक्वेंस को फॉलो करूंगा और मैं किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने से। सबसे पहली बात, बॉन्डिंग क्या है। तो आप ऐसा समझिए कि दुनिया भर में इतने सारे हमारे यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं और ये सभी एलिमेंट्स जो हैं इनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग एटम को फुल डिटेल में पढ़ते हो, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। अब ये एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं, ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, शायद इसी चीज़ को सीखने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ज़्यादातर एटम्स का एक्सेप्ट नोबल गैसेज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो जनरली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आप इसको अपनी लाइफ से जोड़ के देख सकते हो कि रेयरली कोई पर्सन ऐसा होता है जो अपने आप में समाहित है, बाकी ज़्यादातर लोग सोशल हैं, ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों से रिएक्ट करते हैं। तो आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, ऐसे ही एक एलिमेंट का, एक एटम का सोशल बिहेवियर मतलब सराउंडिंग के साथ बिहेवियर कैसा है, इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्टिविटी। तो हर एक मटेरियल की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन करता है, केमिकल बॉन्ड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिफाइन करता है, फिजिकल बॉन्ड्स। और इस चैप्टर में हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब इस चैप्टर से हम लोग सीख जाएंगे किसी भी एक कंपाउंड का केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर। तो केमिस्ट्री क्या है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंपली हम लोग मटेरियल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से डिसाइड होती है, बॉन्डिंग से डिसाइड होती है। तो सबसे पहले मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ बॉन्डिंग को, आप लोग भी देख रहे होंगे मैंने एक लाइन खींची है। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, या आप लोग ऐसे समझिए, सबसे पहले मैंने इसके दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है, केमिकल बॉन्ड्स एंड, ये वो जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, ये केमिकल बॉन्ड है, और ये कौन सा है, फिजिकल बॉन्ड। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत बार आप लोगों को इस तरह का क्लासिफिकेशन मिलता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। रियली इंटर एटॉमिक एंड इंटर मोलिकुलर में क्लासीफाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो रियल क्लासिफिकेशन है वो केमिकल एंड फिजिकल बॉन्ड में है। हम किसे केमिकल कहेंगे, किसे फिजिकल, तो बेसिकली ऐसे बॉन्ड जो परमानेंट होते हैं, इस तरह के सारे बॉन्ड्स जिनमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ग्रेटर देन 80 किलो जूल पर मोल से भी ज़्यादा होता हो, ग्रेटर देन 80 किलो जूल पर मोल, इससे भी ज़्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता हो बॉन्ड फॉर्मेशन में। फिजिकल बॉन्ड्स जनरली 20 to 40 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी के होते हैं। आप यहाँ से कंपेयर करिए कि एक फिजिकल बॉन्ड बनेगा तो नियरली इतनी सी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। एक केमिकल बॉन्ड बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे एंथैल्पी जनरली आप लोगों ने पढ़ी होगी, एच बॉन्ड की 434 किलो जूल पर मोल,
थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, इस तरह से बड़ी वैल्यूज होती है, 700 किलो जूल पर मोल, है ना। आयनिक कंपाउंड्स के केस में लैटिस एनर्जी हम यूज़ करते हैं, वो भी बॉन्डिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर एनर्जी बहुत कम होती है। अब क्यों इन्हें इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर में क्लासीफाई नहीं करना चाहिए, ये बात आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगी जस्ट। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड्स का एक बड़ा भाई है और इसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड, जिसे आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो मैं बीच में लगा देता हूं एंड। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। सेकंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग है आयोनिक बॉन्ड्स, जिन्हें आप लोग प्यार से और लगा रहा हूं, एंड और में डिफरेंस होता है, आप लोग भी जानते हो। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाते हैं, इन्हें आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हो। और तीसरे टाइप के होते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स हमारे यूनिवर्स में, या हम जो जानते हैं, वो 3 कैटेगरीज में आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो। कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनते हैं। आयोनिक, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और मेटेलिक, दुनिया के सभी मेटल्स जब मेटल क्रिस्टल बनाते हैं तो इनके बीच के बॉन्ड कैसे होते हैं, मेटेलिक। इसमें कौन सी थ्योरी लगती है, इन सबको मिलाकर हम इसे डिफाइन करते हैं। फिजिकल बॉन्ड्स भी कई तरह के होते हैं। तो फिजिकल बॉन्ड्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एच बॉन्डिंग बहुत सुना हुआ नाम है, एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ऐसे ही नेक्स्ट होता है वांडरवाल बॉन्ड्स। वांडरवाल को फिर क्लासीफाई किया जा सकता है फर्दर 3 कैटेगरीज में। इसमें एक कैटेगरी होती है डाइपोल। डाइपोल हो सकता है आप लोगों के लिए टर्म एकदम नए हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो। सेकंड टाइप होता है डाइपोल इंड्यूस्ड, और ऐसे ही थर्ड टाइप होता है लंदन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज। नेक्स्ट टाइप जो होता है ये होता है आयन इंड्यूस्ड attraction forces. These are some physical bonds, hydrogen bonding, van der Waal and ion induced bonds. ये सब फिजिकल हैं, ये सब केमिकल हैं। अब बेसिक बातें तो आप लोग 8, 9, 10 में पढ़ लेते हो कि ऑक्टेट रूल होता है, फिर आप लोग पढ़ते हो कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आप लोग, तो ऐसे शेयर करते हो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन कर दिए इस तरह से। तो बस वहाँ से आगे बढ़ना है, हमें एडवांस लेवल पे जाना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़ाऊंगा। कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने कहा था कि इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर में क्लासीफाई करना गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हो जब आप कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे एच बॉन्ड है तो ये क्या है, बिटवीन एटम्स। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप लोग जानते हो लिगेंड्स लोन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को, तो ये मॉलिक्यूल एंड एटम के बीच का बॉन्ड है। ऐसे आयोनिक बॉन्ड्स में यदि सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में कोई बॉन्ड है तो आप कहोगे ये इंटर एटॉमिक है। लेकिन सोचो कैल्शियम एंड सल्फेट के बीच में कोई बॉन्ड है, देन ये सल्फेट SO4-2, क्या ये एक एटम है? नहीं, ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकते हैं, एटम एटम के बीच में भी हो सकते हैं। सेम हियर, ये भी बहुत वैसा ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल हो सकती है, जैसे H2O एंड H2O मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक ऐसे ही एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, जैसे HF एक मॉलिक्यूल है और HF जो है हाइड्रोजन से H बॉन्डिंग बना सकता है H पॉजिटिव से। ऐसे वान डर वाल बॉन्डिंग में भी हीलियम एटम के बीच में जो लंदन फोर्सेज होते हैं ये भी इंटर एटॉमिक फिजिकल बॉन्ड्स हैं। ऐसे ही हो सकता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोई वान डर वाल बॉन्ड बनता हो, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। हीलियम एटम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल के बीच में भी फिजिकल बॉन्ड डेवलप हो सकता है। ये कैसा हो जाएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में। तो ऐसे क्लासीफाई नहीं करें इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर, इसे ऐसे डिफाइन करें, वन इज केमिकल बॉन्डिंग, सेकेंड इज फिजिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर को डिफाइन करती है, केमिकल बॉन्डिंग उसकी केमिकल एनवायरनमेंट यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। ऐसे ही फिजिकल बॉन्ड्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ये सब कौन डिफाइन करेगा, फिजिकल बॉन्ड्स। ये क्या डिफाइन करेंगे, वो कितना रिएक्टिव है, वो किससे कैसे बिहेव करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा। ठीक,
एक और डिफरेंस आप लोग मान सकते हो कि जैसे 11th-12th की एज में आके जो है वो अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है लड़के लड़कियों की तरफ या लड़कियां लड़कों की तरफ, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, या इससे पहले भी कई लोगों को 8th-9th में भी पहला प्यार हो जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पे एक अट्रैक्शन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ये इतना तूफानी होता है कि ये पढ़ाई लिखाई जेई सब कैरियर वेरियर माता पिता सब भूल जाता है इंसान। तब वो फील करने लगता है कि मैं सब सब बर्बाद कर दूंगा, सब त्याग दूंगा, सब छोड़ दूंगा, बस मुझे ये अचीव करना है। उस टाइम इतना स्ट्रांग उसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक। लेकिन वो टेम्परेरी है, जैसे जैसे इसमें मेच्योरिटी आएगी तो खुद पे हंसेगा वो, एक दिन कहेगा यार मैं कैसा बेवकूफ़ था कि मैं उस चक्कर में पड़ा, उसके बजाय मैं शायद कुछ सीख लेता तो मेरा करियर बहुत ब्राइट होता। ये बाद में समझ में आता है, बाद में जब 25 एज हो जाती है, जब आप कॉलेज पास आउट होते हो, तब आप अपने बचपन की उन गलतियों पे बहुत हंसते हो, है ना। ऐसे ही एक होता है परमानेंट, जब आप मेच्योरिटी आ जाती है तो एक अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, चाहे कोर्ट मैरिज है, तो एक मैरिज मतलब हमारे संस्कृति में है कि हाँ दो लोगों को परमानेंट एक बंधन में बांधा जाता है, तो ये वो परमानेंट है और ये वो टेम्परेरी है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डिटेल में कैसे पढ़ेंगे और क्या सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। किस सीक्वेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीक्वेंस। एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोज ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होती ही क्यों है, जरूरत क्या है बॉन्डिंग की। वैसे तो पूरी दुनिया के सभी बॉन्ड्स के लिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट है कि हर एक केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता है, और वो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। मतलब एक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, दूसरा इंडिपेंडेंट बनने के लिए, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फ्री होने के लिए। दुनिया में सभी जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे हमारी लाइफ का कोई प्रोसेस ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ क्यों चिल्ला रहा हूँ, आप ज़बरदस्ती केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, तो दो ही फैक्टर नज़र आएंगे, स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी। मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम गुलाम बन जाएं, कोई हमें कहे हम उतना ही करें, हम कभी नहीं चाहेंगे, हम हमेशा फ्रीडम चाहते हैं। ऐसे ही हम हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं। सेम ईयर बॉन्डिंग का भी सिंपल कोज है और वो है स्टेबिलिटी एंड फ्रीडमनेस। तो सबसे पहले कोज ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग कैसे होती है। इसके बाद बहुत पुरानी एक थ्योरी है ऑक्टेट रूल, इसे पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल पढ़ने के बाद में हम लुईस अप्रोच पढ़ेंगे। लुईस अप्रोच या लुईस थ्योरी कर लीजिए आप लोग, तो लुईस थ्योरी पढ़ेंगे। लुईस थ्योरी में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। 2 से 3 मेथड आप लोगों को, 2 से 3 ट्रिक्स बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जियोमेट्री पढ़ेंगे, कंपाउंड्स की जियोमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं। ऐसे ही हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर हाइब्रिडाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सल्यूशन, मतलब बेंट रूल, है ना, ड्रैगो हाइपोथेसिस। तो ये सब चीज़ें जो है इस हाइब्रिडाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए है। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग। ऐसे ही आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, कोई भी ऐसा हल्का टॉपिक नहीं है, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब से बॉन्ड पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं ये बॉन्ड पैरामीटर्स, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, बेंट रूल, ड्रैगो हाइपोथेसिस, VSEPR। फिर हम वो जो अपने श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ी थी, जो हमने लेटेस्ट मॉडल पढ़ा था, मतलब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, साई वाला, है ना, वेव फंक्शन वाला, उस पर बेस्ड एक थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हम सीखेंगे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग सिर्फ एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखे हो, यहाँ आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे। ऐसे ही आयोनिक कंपाउंड की डिटेल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आयोनिक कंपाउंड में सबसे पहले वही कोज ऑफ बॉन्डिंग, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स वही है जो सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, लैटिस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद में हम पढ़ेंगे इनकी सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी के बाद में
हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, ये रिलेटिवली कितना स्टेबल होते हैं। ऐसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, और आप लोग समझ रहे हो सो ऑन, बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धीरे 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 सब पढ़ लेंगे। और यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, देखो आप लोगों का एस ब्लॉक कवर हो रहा है, इसमें से एस ब्लॉक में रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर, ऐसे ही आप लोगों के मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, लैटिस एनर्जी ऑर्डर, कौन ज़्यादा डिजोल्व होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऑर्डर, एक्सेप्शनल केस, वो सारे यहाँ कवर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, हम लोग जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, परवोस्काइट स्ट्रक्चर, कोरंडम स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, ऐसे ही आयनिक बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही जियोमेट्री, शेप, एंगल, ये सारे यहाँ आ जाएंगे। कोई भी कोवलेंट हो, चाहे वो आयोनिक हो, कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं होता 100%, कोई भी कोवलेंट या आयोनिक नहीं होता, कोई भी आइडियल नहीं होता, हम भी नहीं होते। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में आयोनिक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स। इनमें आयोनिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ न्यूट्रल एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, लेकिन फिर वो बेईमानी कर लेते हैं शेयरिंग में, कोई एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनमें आयनिक कैरेक्टर आने लगते हैं, चार्ज आने लगते हैं, इससे इनकी प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स आयोनिक शिफ्ट होने लगती है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट एंड परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, ये सब कैलकुलेशन है, ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आएंगे, इस वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक, अब इससे है ना क्या रिजल्ट होगा, है ना, चेंज इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हुआ इसके आने से फिर यहाँ डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऐसे जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डेवलपमेंट ऑफ, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा कम दिखे शायद, हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स, तो इसमें आप लोग पढ़ते हो फजान्स रूल, आप लोग पढ़ते हो कि आयोनिक कंपाउंड्स भी प्योर नहीं होते, यहाँ पे भी शेयरिंग वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से क्या अफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, यहाँ भी प्रॉपर्टीज के इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये आप लोगों का इतनी दूर का जो मटेरियल है, ये केमिकल बॉन्डिंग। अब आप इस चैप्टर की लेंथ समझ सकते हो, कितना बड़ा चैप्टर है, कितना ब्रॉड है ये, और कितना शानदार है ये, कितना कुछ इस चैप्टर में भरा हुआ है। शायद आप लोग इसी चीज़ से समझ जाओ कि चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट, ये सब बता देता है। आप लोग पी ब्लॉक में क्वेश्चन करते हो कि PCl5 में PCl बॉन्ड लेंथ एक्सियल एंड जो इक्वेटोरियल वो डिफरेंट क्यों होती है ना। ऐसे ही जब आयोनिक स्टेट में होता है PCl5 तो वो आयोनिक क्यों होता है, जबकि लिक्विड फॉर्म में वो कोवैलेंट होता है, सॉलिड फॉर्म में वो आयोनिक होता है। ऐसे ही NO2 में जो सिंगल डॉट स्ट्रक्चर है उसमें कलर क्यों होता है, ऐसे ही किसी में साइज क्यों है, शेप क्या है, पता नहीं कितने, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कौन मोर स्टेबल है ना, O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक क्यों है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, बहुत कुछ सारे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई रिलेटिवली मोर सोल्यूबल क्यों है, कोई रिलेटिवली लेस सोल्यूबल क्यों है ना। अब इधर आओगे ना आप जब फिजिकल बॉन्ड्स पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में आप ऐसा मानिए कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, क्योंकि इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है और दुनिया के सबसे पॉपुलर सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वंडरवाल एंड आयन इंड्यूस्ड बॉन्ड्स को भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर बेहद बेहद शानदार है। बस एक आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करिए कि केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी लेक्चर मिस मत करना। मैं आप लोगों का कहीं भी 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है। आप लोगों को हर बार केमिकल बॉन्डिंग को एक नए सिरे से देखने को मिलेगा। यहाँ से आके आप देखोगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को बता दिया जाता है कि यार ये एक्सेप्शन इसे रट लेना। मैं आप लोगों को कहीं नहीं बताऊंगा कि एक्सेप्शन है, सारे एक्सेप्शंस को क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये VSCPR, बेंट रूल, ड्रेगो हाइपोथेसिस, रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, ये सब जो टॉपिक हैं ये उन एक्सेप्शंस को कवर करने के लिए हैं।
ऐसी जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो यही पोर्शन है जहाँ हाइब्रिडाइजेशन बिगड़ जाता है, जहाँ पे एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ऐसे आयनिक कंपाउंड्स में जब रिलेटिव सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ऐसे लैटिस एनर्जी के जब ऑर्डर्स आते हैं तो बहुत एबनॉर्मल हो जाती है चीज़ें, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है। सीक्वेंस बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नोट्स में, आपके पढ़ने के तरीके में सीक्वेंस डिफाइन जरूर कर देगा। और ये सीक्वेंस क्यों फायदेमंद है आप लोगों को वीडियोस देख के समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर को शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे कोवलेंट कंपाउंड से। मैंने कंपाउंड्स क्यों लिखा है, बॉन्ड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि रियली इस चैप्टर में हम सीखते ही हैं कोवलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं कोवैलेंट या सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट को प्यार से आप लोग डेटिव बॉन्ड्स भी कह सकते हो। दो तरह के बॉन्ड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कंपाउंड जो है उसमें कोवैलेंट होगा तो आयोनिक नहीं होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। एक ही कंपाउंड में मोर देन वन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं। कोवैलेंट की सिंपल थ्योरी क्या है? सिंपल थ्योरी ये है कि एक एटम है A, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख लेना आप लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाते हो तो आप एक नोबल गैस को लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट में, उससे बाहर आप लिखते हो NH2NP3 ETC, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल में हर एक ग्रुप का एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो आप नोबल गैस से बाहर की तरफ लिखते हो ना, इट इज़ कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बेनिफिट ये होता है कि एक एटम में न्यूक्लियस के आसपास वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं कि ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो कि बाहर की साइड वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंपेरेटिवली लूजली बॉन्ड होते हैं, और ये कंपेरेटिवली लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए ये दूसरे एटम से क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या बॉन्डिंग करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप लोग जानते हो कि आपकी क्लास में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एक के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए वो इधर उधर भटकते हुए आपको नहीं मिलेंगे बाज़ारों में, या फिर वो सोशल बिहेवियर करते हुए नहीं मिलेंगे, ग्रुपिंग करते हुए नहीं मिलेंगे। और कुछ जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, जिन्हें क्लास में भी पूरे ग्रुप बनाने होते हैं, जो बाहर मंडी में भी आपको मिल जाएंगे, है ना, आप लोगों को बेकरी शॉप पे भी मिल जाएंगे, कहीं भी आप लोगों ने ढूंढ लो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो वो हैं जिन पे कंट्रोल थोड़ा कम है, ये वो हैं जिन पे कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो बाहर वाले जिन पे कंपेरेटिवली कम कंट्रोल है ना, ये सोशल होते हैं, ये सोशल बिहेवियर करेंगे, है ना। ये कोई वायरस नहीं है कहीं आप सोचो ये वायरस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरों के साथ, है ना। तो किसी एक एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम सोचते हैं, ये बेसिक थ्योरी है कोवैलेंट बॉन्ड की, किसी दूसरे एटम के साथ हो सकता है, वो एटम सेम एलिमेंट का हो सकता है वो दूसरे एलिमेंट का हो, उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ इस तरह से एडजस्ट होता है स्पेस में। यहाँ पे फोकस करना, यदि ये यहाँ पे आप लोगों ने सही से इमेजिन कर लिया ना, तो आपके दिमाग की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये अभी क्या है, एक एटम है, अकेला एटम है, ये भी एक अकेला एटम है। अभी इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये भी एक फ्री केमिकल एनवायरनमेंट में, ये भी एक फ्री केमिकल एनवायरनमेंट में है। ये किसी कारण से कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस या मतलब केमिकल एनवायरनमेंट, है ना, किसी दूसरे सब्सटेंस के प्रेजेंस में किसी कारण से ये दोनों स्पेस में एक दूसरे के पास आते हैं। इस ए का न्यूक्लियस यहाँ पे है, इस ए का न्यूक्लियस यहाँ पे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इनके वो इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर किए जाएंगे, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कहीं एक जगह पे किसी एक एरिया में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ऑर्बिटल्स डिसाइड करते हैं, तो किसी एक एरिया में कुछ इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियस की तरफ क्या हो सके, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, ताकि दोनों न्यूक्लियस से ये क्या हो, अट्रैक्ट हों। बस यही बॉन्डिंग है, यही कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी को हम लोग ए सिंगल बॉन्ड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार और ध्यान से समझो, स्पेस में दो न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक रीजन, ऐसा कॉमन रीजन है जहां पे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं।
आप लोग जानते हो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद सेकंड नंबर का अट्रैक्शन होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एटम, ऐसा नहीं कि एक एटम दीवार पे यूँ मारा और कट से फूट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो ये सेकंड नंबर का अट्रैक्शन फोर्स है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वाला बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड आफ्टर न्यूक्लियर बॉन्ड सेकंड नंबर का टॉप स्टेबल बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात? बस ऐसी ही कहानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में होती है। डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पे किसी एक एटम के पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे के पास केवल और केवल वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इस एटम को जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए इसे कहते हैं हम डोनर एटम, और जो भिखारी है जो मांगने आया है कटोरा लेके इसे कहते हैं हम एक्सेप्टर एटम। अब हम ऐसे लिखते हैं कि इसने इसको दे दिया, कोई किसी को दे नहीं रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में ये ए ले लीजिए, ए एंड बी ले लीजिए, जो आपका मन करे। ए एंड ए ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बीच में इस तरह से एडजस्ट कर लिया स्पेस में कि ये इसको भी अट्रैक्ट कर सकें और ये इसको भी अट्रैक्ट कर सकें। देन इट इज ऑल्सो लाइक कोवैलेंट बॉन्ड। डिफरेंस एक छोटा सा है कि इसमें शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स ने प्रोवाइड करे थे, इसमें शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम ने प्रोवाइड किए थे। देखा जाए तो वे ऑफ बॉन्डिंग सेम है, अट्रैक्शन फोर्स वही इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का ही है, तो बाकी सब सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसीलिए हम इसको भी जनरली ए सिंगल बॉन्ड ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार हम लोग बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से एरो भी बना देते हैं। दोनों ही सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है, आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, ए सिंगल बॉन्ड ए। कैसे पहचानेंगे वो डेटिव है, वो वक्त बताएगा, मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझा दूंगा। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कई टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, है ना, पार्शियल बॉन्ड, ये सब धीरे 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 सब पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आप लोगों को एक बेसिक समझ में आ गया कि ये इस तरह का बॉन्ड है। अब इन बॉन्ड्स को समझाने के लिए बहुत पुरानी थ्योरीज पे चलते हैं, और जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पढ़ा था, वैसे यहाँ पे बॉन्डिंग को भी हम स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो भी बनना चाहते हो उसमें आप टॉप वाले को देखते हो। यदि आप लोगों को डांसर बनना है तो आप लोग जो है वो जस्टिन बीबर को देख रहे हो, या फिर आप लोग माइकल जैक्सन को देख रहे हो। यदि आपको सिंगर बनना है तो आप वहाँ पे एलन वॉकर को देख रहे हो, या फिर अरिजीत सिंह को देख रहे हो। हर बार हम टॉप वाले जो लोग हैं उनसे कंपेयर करते हैं। जब भी आप लोगों में से कोई मॉडलिंग में जाएगा तो उसके दिमाग में होगा कि मुझे उसके जैसा बनना है, उससे आगे निकलना है, उससे भी आगे निकलना है। हम इस तरह से सोचते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर में भी वो मानता है कि मेरे पास मर्सिडीज़ हो, इस तरह का मैं पैसा कमाऊँ, इस तरह का डॉक्टर बनूँ। या मेरे को इंजीनियर बनना है तो ऐसा बनना है कि गूगल से भी आगे निकल जाऊँ। हर इंसान सोचता है ऐसे ही है, बस लोग काम नहीं करते। 99.99% लोग मैंगो पीपल्स होते हैं, आम आदमी होते हैं, और वो जनरली काम नहीं करना चाहते, सिर्फ सपने लेना चाहते हैं। और 0.01% लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए झोंक देते हैं। ऐसे ही लोग गूगल ब्रदर्स बनते हैं, ऐसे ही लोग जो है दुनिया बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी यदि बदलना है तो आपको पूरी ताकत लगा देनी होगी, तब जाके कुछ मिलने वाला है। तो मैं बता रहा था कि शुरुआत में लोगों ने ऐसे ही सोचा, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है वैसे एटम्स की टेंडेंसी है उन स्टेबल चीज़ों की जैसा बनने की कोशिश करना। अब स्टेबल कौन होता है, तो उन्होंने देखा कि पीरियोडिक टेबल में या एलिमेंट्स जो हमने डिस्कवर किए उनमें से नोबल गैसेज ऐसी है जो बेस्ट स्टेबल हैं, और यदि नोबल गैसेज बेस्ट स्टेबल हैं तो सारे एटम्स भी उन नोबल गैसेज जैसा बनना चाहते हैं। तो इसी से एक रूल आया, और वो रूल था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट कह लीजिए, ड्यूलेट कह लीजिए, यहाँ पे एक और टर्म भी आप लोग यूज कर सकते हो, ड्यूलेट। तो ऑक्टेट या ड्यूलेट रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि हर एक एटम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को नोबल गैसेज के जैसा करना चाहता है। नोबल गैसेज आप लोग जानते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, किसी को भी उठा लो, हर एक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, बाकी सब का कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np6। ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल।
ऐसे इसमें सिर्फ क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, तो सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ड्यूलेट और बाकी सब में ऑक्टेट। तो इसका मतलब सभी एटम्स बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि वो इनके जैसे हो जाएं, मतलब उनके वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे CH4, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जिन्हें शेयर किया गया है ना, वो उन पर इस न्यूक्लियस का भी उतना ही अधिकार है जितना इस न्यूक्लियस का है, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर भी काउंट करना है, इधर भी काउंट करना है। CH4 में एक कार्बन एटम है और कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, एक कार्बन दे रहा है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। अब जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कार्बन में इन सब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं केवल आप लोगों को, टोटल कितने हो गए 2 2 2 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन को जब आप देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस हाइड्रोजन में भी क्या कंप्लीट हो रहा है, ड्यूलेट कंप्लीट हो रहा है। इस हाइड्रोजन में भी क्या कंप्लीट हो रहा है, ड्यूलेट कंप्लीट हो रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों ने 7th 8th में बनाए होंगे। तो कुल मिला के ये कंपाउंड है जो एग्जैक्टली ऑक्टेट एंड ड्यूलेट रूल को फॉलो करता है, जिसमें कंपाउंड ने बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट एंड ड्यूलेट कंप्लीट करे। लेकिन यार ये थ्योरी जो है ये बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़े से कंपाउंड होंगे। जैसे मैं अमोनिया ले लूँ, अमोनिया H2O HF, जब सेकंड पीरियड वाले कंपाउंड लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CO2 ले लीजिए, CO ले लीजिए, तो ये सब तो ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स हैं। लेकिन जैसे आप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स या हैवियर एलिमेंट्स में जाओगे तो आपको मिलेगा PCl5, SF6, IF7। ये हो क्या रहा है भैया, यहाँ तो नोबल गैसेज खुद ही लगी पड़ी है ना। तो जैसे अपने इंडिया में जो है बॉलीवुड की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हर एक गली से जो है एक एक्टर निकल के आ रहा है, और दुनिया में हमारे इंडिया में जो है इतने एक्टर हो गए हैं, इतने म्यूजिक वाले हो गए हैं कि बस हर जगह फिल्म में कॉमेडी वीडियो बना देते हैं, लोगों को एंटरटेन कर देते हैं। तो अब जो नोबल गैसेज है वो भी रिएक्ट कर रही है, तो अब जो है सलमान खान भी सैनिटाइज़र बना रहे हैं। तो इस तरह से मतलब है ना, ये इसे मतलब दिल पे न लें, यदि किसी को पर्सनली लगे तो है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अब नोबल गैसेज भी कंपाउंड बना रही है यार, हद है ना। तो इस रूल का कोई खास सेंस नहीं है। ऐसे बहुत कंपाउंड है बेचारे गरीब, जैसे BeCl2, BCl3 है ना, BF3। अब ये ऐसे गरीब कंपाउंड है, NO2 है ना। तो ये ऐसे गरीब कंपाउंड है जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वो हैं जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है सेंट्रल एटम का, ये वो है जिनमें ऑक्टेट एक्सटेंड हो जाता है, ये वो है जिसका ऑक्टेट था तब भी वो कंपाउंड बना रहा है। और इसके 1-2 एग्जांपल आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। जैसे BeCl2 जब मोनोमेरिक फॉर्म में होता है तो बेचारे बेरिलियम के सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने शेयर कर लिया। लेकिन बेरिलियम पे सिर्फ कितने हैं, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये गरीब रह गया। ऐसे आप लोग SF6 देख लीजिएगा, SF6 में 6 बॉन्ड्स हैं बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन, और आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भी लोगे ना तो सल्फर पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ऑक्टेट रूल एग्जैक्टली हमें नहीं समझा सकता कि क्यों बॉन्डिंग होती है। तो हम बॉन्डिंग थ्योरीज पे चलेंगे, हम ऑक्टेट रूल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम सीधा सीधा सीखेंगे कि लुईस अप्रोच क्या है, VBT क्या है, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीच में आएगा लुईस अप्रोच। लुईस कॉसेल अप्रोच बहुत पुरानी है, इस पे मैं आप लोगों को 2 मेथड सिखाऊंगा, 2 ट्रिक सिखाऊंगा लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने के। यदि आप लोगों ने दोनों ट्रिक में से कोई एक भी सीख ली ना, इसके बाद आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में एक सिंगल मिस्टेक नहीं होगी, मेरे से लिखवा लेना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक ब्रॉड होता चला जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा। सीक्वेंस में चलना तो आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप लोगों की टिप्स पे आ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में 2 ट्रिक आप लोगों को सिखाऊंगा, कोई एक भी आप लोग सीख गए तो आप लोगों की ज़िंदगी सफल है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को बॉन्ड पैरामीटर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, जियोमेट्री, एंगल, इन सारे क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप लोग अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे फिजिकल पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक चल ही रही है, ऑर्गेनिक भी यहाँ पे चल रही है।
क्वेश्चन सीरीज में PYQ सीरीज एंड एक बहुत ही गजब की सीरीज आने वाली है फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस्ड सेपरेटली। तो प्यारे बच्चों, आज ही इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सब कुछ फ्री है और आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए। जल्द ही आप लोगों को PDF में नोट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।